चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये बेटा हमारा फोर्थ टॉपिक है। तो स्टार्टिंग के जो मैंने आपको लिस्ट दिए थे कि 14 टॉपिक्स थे, तो उसका फोर्थ टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है जो मैंने बताया है आपको एक एक चीज़ करके, यू जस्ट रिवाइज इट। ठीक है, तो ये टॉपिक जानने से पहले द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू दैट यू रिवाइज दैट वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम दिस स्नेल्स लॉ। तो क्या होगा, आपको ये चीज़ है ना सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से सब सिंपल आएगा, देयर इज नो हार्ड फॉर यू। बस इतना आप ये रखना कि पीछे का है ना आपको है ना रिविजन होना चाहिए, तो ही ये चीज़ सब समझ में आएगा आपको। क्लियर है? ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, नाम सही लग रहा है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसे आपने एक मिरर रखा, तो उस मिरर के सामने में अगर आप है ना कोई लाइट आप ऑन करते हो, तो वो लाइट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यू हैव टू स्टडी। तो क्या है इसका प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल। सिंपल है, रिवर्स हो जाता है। जैसे कैसे दोगे बेटा? जैसे मैं लेता हूं एक मीडियम लेता हूं, ये मीडियम का क्या है, इंटरफेस है एक्स वाई। लाइट इंसिडेंट करता हूं एट पॉइंट ओ, दिस इज ए, इंसिडेंट लाइट है। तो बेटा यहाँ से क्या करता था, नॉर्मल ड्रॉ करता था, राइट। यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस वन इज, सपोज करो कि मीडियम 1 है। ठीक है, दिस इज मीडियम 1। जो रेयरर मीडियम है दिस इज मीडियम 2। जो डेंसर मीडियम है यहाँ कर लेता हूँ, दिस वन इज एयर एंड दिस वन इज एनी वन यू वॉन्ट टू टेक। आइदर यू कैन टेक ग्लास और आइदर यू कैन टेक वाटर। क्यों बेटा, सिंपली हम लोग यही दोनों कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखोगे यही चीज़ रहेगा, तो वही चीज़ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो लाइट क्या करेगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा, राइट। सो दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? अगर यहाँ पे मैं एक मिरर रख देता हूँ, दिस इज अ प्लेन मिरर, ये कर देता हूँ एन, एम कर देता हूँ, ठीक है, एंड दिस वन इज बी कर देता हूँ, ये बी रहेगा। तो यहाँ से लाइट क्या हो बेटा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, और ये वापस चला जाए। तो इसमें देखना 2 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, आई विल टेक 2 इक्वेशंस, मतलब 2 केसेस आ रहे हैं। केस 1 ये है, ठीक है, एंड केस 2 ये है। ठीक है, आप इसको याद रखना। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब देखो बेटा हम लोग यहाँ पर करते हैं अकॉर्डिंग, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या था ये आपने पढ़ा था, साइन आई बाय साइन आर था ना, इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और उस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मैंने लिखा था, कांस्टेंट लिखा था जिसका ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने लिखा था, इसी पर हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, तो केस 1 में अब यहाँ देखना, दिस इज केस 1। केस 1 क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। क्लियर है बेटा? देखो क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केस 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ध्यान दो क्या होगा, तो μ2 और 1 यहां रहेगा। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, बेटा पहले बताया था ना,
2 से 1 जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, बॉटम टू टॉप जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा? ये चीज सर साइन आई बाय साइन आर होगा इक्वल टू V1 अपॉन V2 होगा। दिस इज इक्वेशन 1। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा ये वाला पार्ट अब याद करो, अब याद करो पीछे वाला मैंने क्या दिया था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू हुआ था ना, कि अगर वेलोसिटी कम है मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो बेटा यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा एक चीज़ को मैं आपको है ना, एक चीज़ छूट गया है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप कंफ्यूज कर जाओ। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, तो यहाँ करूँगा μ2 अपॉन μ1। अब समझ में आ रहा हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू, अब यहाँ लिखूंगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, अब यहाँ ये कर सकता हूँ V1 अपॉन V2 इक्वेशन 1। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट को यहाँ मैंने लिखा, और μ2 अपॉन μ1 साइन आई बाय साइन आर है, राइट है। वैसे ही बेटे, वैसे ही केस 2 आप करो, वेरी सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 था 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 में देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, μ12 हो जाएगा। अब यहाँ आएगा सर μ1 और μ2 होगा, वेरी सिंपल, इसी को जस्ट अपोजिट करना है आपको। इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई होगा इक्वल टू, अब ये 1 है बेटा तो उधर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V2 अपॉन V1 हो जाएगा इक्वेशन 2। क्लियर है? अब आपको क्या करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो बेटे, तो क्या करोगे, 1 μ2 इंटू μ12 ऐसा इक्वल टू, अब इसको और इसको आप लो, क्या है, साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। आप जितना भी हाई करते चले जाओगे सब में एक ही चीज़ आएगा। जैसे आप देखो V1 अपॉन V2 करोगे इंटू V2 अपॉन V1, तो आप देखना 1 आएगा, तो ये और ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 आएगा। तो देयरफॉर 1 μ2 इंटू μ12 इक्वल टू 1, ये इसका वैल्यू आया बेटा, मतलब यूनिटी आएगा। यूनिटी का मतलब हो गया कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगा या डेंसर टू रेयरर जाएगा, जब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 2 मीडियम का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसका वैल्यू यूनिटी आता है। अब ये बात बुक में नहीं लिखा हुआ है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको है ना सिर्फ सॉल्व करके आंसर निकाल दिए, लेकिन उसको पता ही नहीं है ये बात कि वाई वी हैव है ना ये 1 क्यों आया। ये इक्वेशन क्या होता है, मैंने पहले बताया था ना, इक्वेशंस क्या होता है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये इक्वेशन आपको कुछ है ना इंफॉर्मेशन देना चाहता है, तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द इक्वेशन इज गिविंग। तो इसको इक्वेशन अगर 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो बेटा ये क्या आपको बता रहा है, ये आपको लिखना है, ठीक है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन और अकेडमिक्स, आपको खुद का भी तो होना चाहिए ना, आपको खुद का भी तो नॉलेज होना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, हर इक्वेशंस को मैं डिफाइन करूंगा,
हर स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होगा ये चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, व्हेन वी टेक, ठीक है, या कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ठीक है, ऑफ टू मीडियम, टू मीडियम लेता हूं, ठीक है, मतलब दैट इज रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आप बहुत सरप्राइज हो। आपको याद है स्नेल्स में मैंने ना आपको बताया था कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो उस समय है ना सब स्टूडेंट क्या करते हैं, रट जाते हैं इस चीज़ को। ये कांस्टेंट टर्म कैसे आया उसका ये बेटा प्रूफ है। अगर क्वेश्चन आ गया, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन बेटा आ गया, तो ध्यान सुनो, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर क्वेश्चन आया कि स्टेट स्नेल्स लॉ, सबको प्रूफ कर दें, मतलब सबको स्नेल्स लॉ का डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आ गया स्टेट एंड प्रूव स्नेल्स लॉ, 99% स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो प्रूफ नहीं कर सकता है कि स्नेल्स लॉ को प्रूव करो कि वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। बेटा हम बुक से भी, मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, मैं बुक का ही बात बता रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो बताना चाह रहा है ऑथर, ठीक है। तो ये उसका प्रूफ है बेटा कि साइन आई बाय साइन आर, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज है ना यूनिटी होता है टू मीडियम्स के बीच में। अब दो मीडियम है तो ऑब्वियस है कि एक मीडियम रेयरर रहा हो, डेंसर रहा हो, राइट। तो जब भी मीडियम रेयरर एंड डेंसर रहता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, ये आप देखो प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट होता है टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का ऑफ टू मीडियम ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी होता है, वन रहेगा। वन का मतलब है कांस्टेंट, इसलिए मैं वहां पे लिख दूँ कांस्टेंट। और देखो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है ना, दोनों प्रूफ हो गया, वो मैच कर गया। और यही चीज़ है ना मैं यहाँ पर है ना लेके आ रहा था, इसका ये मतलब हुआ। करेक्ट है बेटा। इसको एक बार आप फिर से है ना अच्छा से देख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, और इसको खुद से है ना बनाने की कोशिश करो कि स्टेट एंड प्रूफ स्नेल्स लॉ। तुम उसमें क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि स्टेट एंड प्रूफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपका ये प्रूफ आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इसको क्लियर करो। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, टॉपिक नंबर 5, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। फिर से बेटा वही चीज़ आएगी, ठीक है, जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, सब चीज़ वही रहेगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो एक्चुअली ये टॉपिक है क्या, ये टॉपिक फिर से क्यों आया? स्नेल्स लॉ में तो हम लोग ये कर चुके थे, तो बेटा ये टॉपिक इसलिए आया ना कि इसमें एक वर्ड आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड में कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और आइदर ही इज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ड्रॉ द डायग्राम। तो यू हैव टू गिव दैट फिगर एंड यू हैव टू गिव दैट डेफिनेशन, ठीक है, एंड सम एक्सप्लेनेशंस यू हैव टू गिव। तो आपको यही चीज यहाँ करना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो इसको मैं है ना यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप समझे इस टॉपिक को बहुत नाइसली इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास स्लैब बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ ग्लास स्लैब। ये हम लोग ने एक ग्लास स्लैब बनाया। सो दिस वन इज अ
दिस वन इज अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब जो हमारा ये डेंसर मीडियम होगा, राइट। और बेटा इसको कंसिडर किया हम लोग, दिस वन इज एयर एज यूजुअल, ये रेयरर रहेगा मीडियम, बाकी तो आपको सब पता ही है। ये लाइट इंसिडेंट करेगा, दिस इज ओ, दिस इज ए विच इज इंसिडेंट लाइट। हम लोग सब लिखते चले जाएंगे इन द सेम मैनर, आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही आपको लिखना होगा। जैसे नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ओ ए क्या है, ओ ए इंसिडेंट लाइट है बेटा, या फिर इंसिडेंट रे है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, देन विल ड्रॉ अ नॉर्मल, जो पहले हम ड्रॉ करते थे, दिस वन इज नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो एन एंड एम इज नॉर्मल, यहां लिखेंगे एन एम इज नॉर्मल। लाइट बेटा यहां से क्या होगा, रेडिएटिव डेंसर जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा एंड बेंड्स टुवर्ड्स एन आई, ये भी कर देता हूं, दिस वन इज आई एंड आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड एंगल आई क्या है बेटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। ये रे बेंड कर गया और ये एंगल क्या हो जाएगा, और इस पॉइंट पर हिट किया तो दिस रे, इसको बी कर देता हूँ, राइट, इसको बी कर देता हूँ। तो लिखता हूँ यहाँ पर नंबर 4 ओ बी इज रिफ्रैक्टेड रे। नंबर 5 एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जब बेटा यहां पर स्ट्राइक किया, इंसिडेंट किया, तो यहां फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और जब लाइट डेंसर टू रेयरर आएगा, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये कम करना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो आप ये देखो, ये रे और ये रे दोनों पैरेलल है, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल रहेगा, और ये हो जाएगा। ये क्या है, इमर्जेंट रे, ठीक है। दिस वन इज क्या है, इमर्जेंट रे है। तो यहां लिख लेता हूं नंबर 6 कि एंगल ई पहले दिए थे ए बी एंड दिस वन इज सी, दे देता हूं। तो बी सी क्या है, बी सी है इमर्जेंट रे है। और 7th देता हूं, एंगल ई क्या है, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है, क्योंकि इमर्जेंट हो गया, बाहर निकलेगा। अगर बेटा ये स्लैब नहीं रहता, ठीक है, या फिर दोनों ही मीडियम सेम रहता, मतलब देयर इज नो रेयरर एंड नो डेंसर मीडियम, सब रेयर है, वही रहता, तब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करता, तब वो लाइट क्या रहता बेटा, वो लाइट है ना सीधा वैसे ही निकल जाता है ना। जब ये स्लैब नहीं रहता तो लाइट तो स्ट्रेट सीधे चला जाता है। तो आप ये चीज़ देखना, इस दोनों में जो डिफरेंसेस हुआ लाइट का, ये देखो, ये जो डिफरेंसेस हुआ, जो शिफ्टिंग हुआ, ये क्या कर रहा है, लाइट के रे क्या हुआ, शिफ्ट कर गया उधर। अगर ये स्लैब नहीं रहता तो लाइट तो स्ट्रेट जाता, और जैसे स्लैब आया तो यही रे क्या हुआ, इधर शिफ्ट कर गया। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ रे हो रहा है, उसी को हम लोग लैटरल
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको हम बी डी अगर ले लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, तो एक्स क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं बेटा 8 की बी डी मतलब एक्स क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। इसी को बेटा हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर लाइट ऐसे जाता है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसको कहते हैं। तो व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट? अब यहाँ हम लोग डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको कहते हैं। ये रे कौन सा आ रहा है, ये तो इंसिडेंट रे ही आ रहा है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो आप देखो, और ये क्या है, इमर्जेंट, ये हो गया इमर्जेंट रे हो गया, है ना। तो दोनों का क्या है, शिफ्टिंग है, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर इमर्जेंट रे के परपेंडिकुलर जो होगा तो दैट वन इज आल्सो देयर। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का बेटा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डी। अब आप देखो ये चीज, इस दोनों लिखना है, तो x क्या है, x आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। द शिफ्ट इन द रे ऑफ लाइट, किसके बीच में शिफ्ट हो रहा है बेटा, बिटवीन इमर्जेंट रे and the direction of incident ray। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और करके भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा क्या है, x है। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन of incident ray is called lateral displacement। इसको बेटा lateral displacement कहते हैं। तो आप चाहे ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, आप चाहो ये भी डेफिनेशन दे सकते हो। तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज lateral displacement, तो आपको ये बनाना पड़ेगा और आपको ये चीज़ शो करना पड़ेगा, ये पार्ट शो करना पड़ेगा। तो इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, राइट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो। चलिए इसके लास्ट टॉपिक में आते हैं, फैक्टर्स ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड। तो बेटा ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जब मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना तो समझो आप ना कि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन सब। ठीक है, नंबर 1 थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो जितना ज़्यादा इसका थिकनेस होगा स्लैब का, थिकनेस मतलब बेटा ये चीज़, ठीक है, इसको हम लोग थिकनेस बोलेंगे। तो जितना ज़्यादा ये थिकनेस होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा, मतलब लाइट जो होगा वो उतना ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा बेंड करेगा, ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा रहेगा। तो थिकनेस ऑफ द स्लैब पर डिपेंड करता है। सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है
तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लाइट क्या करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है बेटा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कब ज़्यादा होगा, जब वो बहुत ज़्यादा डेंसर होगा, तो लाइट क्या होगा बेटा, और स्लो हो जाएगा। जितना ज़्यादा डेंसर लाइट उतना स्लो और उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा, लाइट और बेंड करेगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मीडियम का, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, दोनों ज़्यादा होगा। आप अगर पीछे का कंसेप्ट है ना, तो आप आराम से समझ जाओगे ये चीज़। एंड द लास्ट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है बेटा। जैसे वॉलेट का आप देखोगे, जब प्रिज्म से पास करता है लाइट, ऐसा बेटा प्रिज्म है तो डेंसर। तो जब लाइट पास करता है और ये स्क्रीन होता है, तो जब लाइट स्प्लिट करता है, तो वॉलेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्प्लिट करता है, ज़्यादा बेंड करता है, और रेड जो है वो सबसे कम बेंड करता है। दिस वन इज रेड। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ कम है। पहले मैंने आपको बताया था ना कि वेवलेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जिसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो बेंड क्या करेगा, कम करेगा। तो अगर वॉयलेट का लेता हूँ, तो वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बेंड ज़्यादा करेगा। रेड का वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो इसलिए वो बेंड कम होगा। तो मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में है ना मूव फॉरवर्ड करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें।